बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम हूँ और फ़ख्र रहमान मेरे साथ हैं। पाकिस्तान के अखबारात, मेन अखबारात कुछ नज़र डालते हैं कि आज जो हमारा मेन स्ट्रीम प्रिंट मीडिया है वो क्या रिपोर्ट कर रहा है। तो सबसे पहले ये जंग अखबार मेन स्टोरी जो है, अल अजीज़िया रेफरेंस मेरिट पर सुनने का फ़ैसला। मेरिट पता नहीं कौन से हैं और मेरिट अगर होते तो फिर नवाज़ शरीफ साहब यूँ घूम रहे होते। लेकिन बहरहाल ख्वाजा आमिर फ़ारूक साहब ने ये कहा कि ये नैब को कोर्ट को वापस मैं नहीं ट्रायल भेजता और हम खुद ही इसका फ़ैसला करेंगे। और फिर शाम गए तक वो दलाइल भी सुनते रहे। अब 12 दिसंबर को ये मुकदमा आएगा तो लगता ये है कि बहुत जल्द मियाँ साहब की जो एक सर पर ये जो इस मुकदमे की सज़ा और वो सारा वो ख़त्म हो जाएगा। ये इन्होंने मेन स्टोरी बनाई है। जी हाँ, बिल्कुल। और दूसरी स्टोरी जो है वो उसमें हमें ये नज़र आ रहा है कि वो IMF के साथ गुफ्तगू में जो वो ज़राअत और रिटेल और वो सारा जो टैक्स नेट बढ़ाने की बात है वो ख़बर है। ये भी बड़ी एक इकोनॉमी के लिए अहम है। फिर एक 3 कॉलम ख़बर है कि गैर मुल्की जो गैर कानूनी तारकीन मुल्की सलामती और मईशत मुतासर कर रहे हैं। तो और निगरान हुकूमत का ये जो फ़ैसला है कि भेजा जाए इल्लीगल लोगों को वापस, ख़ास तौर पर अफ़गान लोगों को, तो आर्मी चीफ़ का ये कहना है कि गवर्नमेंट पूरी उनको सपोर्ट करेगी। तो ये भी एक उन्होंने स्टोरी जो है वो लगाई है। अच्छा, एक स्टोरी और बड़ी इम्पोर्टेंट इसमें है, सियासत थोड़ी सी, कि मौलाना फजलुर रहमान से बरतानवी हाई कमिश्नर की मुलाकात और बज़ाहिर उसमें अफ़गान सिचुएशन भी गई होगी, बात की गई होगी। लेकिन इस वक्त जो अमेरिकन और बरतानिया के जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा पाकिस्तान की सियासत में वो इन्वॉल्व हैं और उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान वाहिद न्यूक्लियर स्टेट है और इस्लामी न्यूक्लियर स्टेट है। तो वो जो इस वक्त बैनुल अक़वामी तौर पे जो कुछ हो रहा है उसके तनाज़ुर में भी पाकिस्तान को कंटेन करना ज़रूरी है। और क्योंकि जो पाकिस्तान मुसलमानों के हवाले से जो पॉलिसीज़ हैं उसमें मैं बरतानिया की जो रुकने पार्लियामेंट हैं उनकी नाज़ शाह साहबा को सुन रहा था, तो वो अपनी गवर्नमेंट पर बहुत तनकीद कर रही थी कि बरतानवी हुकूमत की पॉलिसीज़ ने जो मुसलमान हैं उनको बरतानिया में खौफ व हरास में मुब्तला कर दिया और लोग वहाँ से निकल रहे हैं क्योंकि इस्लामोफोबिया वो बहुत ज़्यादा जो है वो आगे ही हो रहा है। अच्छा, इनका जो एक और ख़बर है जी, जी। सियासत, ये बड़ी अहम ख़बरें हैं, छोटी-छोटी लगती हैं कि डीजी हेडक्वार्टर्स नैब मेजर रिटायर्ड शहजाद सलीम तब्दील, डेपुटेशन पर NTP तैनात। अच्छा, ये ग्रेड 21 के ये ऑफ़िसर हैं, लेकिन क्योंकि इन्होंने मरीम नवाज़, नवाज़ शरीफ और शरीफ ख़ानदान के ख़िलाफ़ रेफरेंस बनाए थे तो ज़ाहिर है अब अगर हुकूमत शरीफ ख़ानदान को देनी है तो ये तो वहाँ पे नहीं रह सकते। तो वो जो पहले से मौजूद टटपूंजी खुशामती हज़रात हैं उन्होंने राह साफ़ की है और इनको एक 20वें ग्रेड की जो जॉब थी उस जॉब को 21वां ग्रेड अपग्रेड करके तो इनको वहाँ पर लगा दिया है। तो ये बिल्कुल मुझे वो याद आ रहा है कि जब कराची में ऑपरेशन हो रहा था तो जो पुलिस अफसरान जिन्होंने ऑपरेशन में हिस्सा लिया था वो बाद में एक-एक करके अल्लाह को प्यारे कर दिए गए थे। जी तो हाँ। एक पुलिस अफसर मैंने देखा आके अपना वो प्लीड कर रहा था केस के उन सब में से मैं एक ही बचा हूँ, तो मुझे अगर कोई बचा सके तो जिन साहब के साथ वो गुफ्तगू कर रहा था उन्होंने कहा कि अब मैं तो कुछ नहीं कर सकता, तुम्हें रियासत ही बचा सकती है। और फिर मैंने देखा कि 2-3 महीने के बाद मैंने खबर पड़ी कि वो भी कत्ल हो गया। तो अब ये नैब में वो लोग जिन्होंने शरीफ ख़ानदान को किया था कुछ उनके बारे में और अब उनकी जो रुखसती है वो होती जा रही है, अखबार ये रिपोर्ट कर रहा है। अच्छा, इनके इदारिये पे बड़ा अच्छा एक कॉलम है, दुआई ज़्यादा डुल गई तो, सोहेल वड़ाई साहब का। फैज़ आम उनका वैसे तो टाइटल है कॉलम का, लेकिन बड़ा अच्छा कॉलम है। उसमें उन्होंने जो इस वक्त हो रहा है पाकिस्तान में, किस तरीके से नून लीग को जिताने की कोशिश की जा रही है, किस तरीके से जो एक वॉक ओवर मिल रहा है देहाती इलाकों में, क्या एक सिचुएशन बर्पा की गई है, तो वो एक अच्छी उन्होंने एनालॉजी एक खींची है, उसकी तस्वीर एक दी है कि क्या है उसमें। 2-3 थ्योरीज़ उन्होंने दी हैं। कुछ थ्योरीज़ के 90% होने के इम्कानात हैं, कि उसके 10% होने के इम्कानात हैं। और बज़ाहिर तो ऐसा ही लग रहा है कि जो इस वक्त नून लीग है उसको जो सपोर्ट हासिल है उसकी बुनियाद पर वो अपनी हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाएगी। लेकिन मैं एक आपको बात ज़रूर करता हूँ कि
जो मंसूबे इंसान तो बनाता है, लेकिन मेरे अल्लाह ने भी अपने मंसूबे बनाए होते हैं जी हाँ। और इसमें भी कोई शक नहीं कि मिरेकल्स डोंट हैपन इन 2023 या 2024, लेकिन हमारा फेथ है और उसी पर ही हमारा तकिया है, तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन आज जंग अखबार में ये चीज़ें हैं। अच्छा, दूसरा एक जो स्टोरी है कि वो काजी फायज़ ईसा साहब जो है, उन्होंने एक 9 मेंबर बेंच बना दिया और वो भुट्टो का अदालती कत्ल जो है उस पर वो उस फैसले को रिवर्स करेंगे। मेरा सवाल है काजी फायज़ ईसा से कि क्या आज वो हालात, क्या हमने उन हालात को शिकस्त दे दी है, उन पर काबू पा लिया है, जिन हालात की वजह से, जिन मुहर्रकात की वजह से जुल्फ़िकार अली भुट्टो को अदालत से फांसी की सज़ा हुई और उसका अदालती कत्ल हुआ, तो क्या आज ये जो अब फैसला अंडू करने जा रहे हैं, इससे क्या वो बता रहे हैं कि अब जो ताकत के जो मरकज़ हैं वो तब्दील हो गए? लोग सवाल पूछ रहे हैं समी साहब आज जो कुछ हो रहा है, बजाय इसके कि उसको एड्रेस करें, वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो का नाम लेके किसको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश और आप ये देखें 12 दिसंबर रखी है और 12 दिसंबर तक अल अज़ीज़िया रेफरेंस की भी समात जो थी वो मुलतवी की गई। लेकिन लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि जो पूरे मुल्क में अदालती कत्लो आम जारी है और एक मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात और उसके हज़ारों की तादाद में कारकुनान जो हैं वो जेलों में डाले गए हैं, उनको इंसाफ क्यों नहीं मिल रहा है। ये भुट्टो रेफरेंस जो था बिलाशुबा बहुत अरसे पहले सुप्रीम कोर्ट में आया था और उसके बाद अभी तक उसकी समाअत जो थी हतमी तौर पर पेंडिंग में थी। लेकिन आज जिस केस को आपने दोबारा से उठाया है, उसी केस के कंटेक्स्ट में जो सूरत-ए-हाल पाकिस्तान में बनी हुई है, आज भी एक सियासी लीडर जो है वो अडियाला जेल में जो है ना, और वो सजाए मौत और सजाए उम्र कैद उसको हो सकती है, जिसके तहत मुकदमात चलाए जा रहे हैं, जो दफात हैं। तो एक केस जिसके साबिक चीफ जस्टिस नसीम हसन शाह ने एडमिट किया था कि जनाब ये उनका जुल्फ़िकार अली भुट्टो का अदालती कत्ल था, तो आज भी पूरी कौम ये देख रही है कि किस तरह से उनके लीडर यानी कि एक बहुत बड़े सियासी ये बात आपकी उनके ठीक है, लेकिन मेरा एक सवाल है आपसे फ़खर, जो असल इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो एक नज़रिए का नाम था, जिसने उसको मारा वो भी एक अपनी तर्ज का नज़रिया था। मेरा सवाल ये है काजी फायज़ ईसा साहब, आप इंसाफ अगर देना है तो पजीराई आप फिर उस नज़रिए की करें जिस नज़रिए के लिए भुट्टो ने जान दी थी, जिस 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 मकसद के लिए ये वो जेल गया और फिर वहाँ पर रजिस्ट किया उसने। अगर वो सारे अवामल वैसे ही हैं, तो आप ये एक ऑप्टिक्स के लिए एक उस फैसले को, क्या उस फैसले को आप कहें कि भुट्टो को, सबको, पूरी कौम को पता है कि भुट्टो को फांसी गलत हुई थी और उसका वो फैसला पूरी कौम करती है, इलेक्शन में भी उस पार्टी को वोट देके, आपका ठप्पे की कोई ज़रूरत नहीं। आप अपने आप को गंदा ना करें। आप वो जो अवामल थे, वो असल जो नज़रिया था जिसके लिए भुट्टो ने जान दी, आप उस नज़रिए को प्रमोट, और वो था आज़ादी का, वो था कि रूल ऑफ लॉ का, वो था कि पाकिस्तान में जो जिसका काम है वो करे। अगर तो आप अपने एक सुप्रीम कोर्ट के जज को तो इंसाफ दे नहीं सकते, मज़ाहिर अली नकवी को आप रगड़ रहे हैं, बाकियों को भी रगड़ रहे हैं, और साथ में इतने लोग बंद हैं, आप उनको तो देख नहीं रहे, तो ये एक टोपी ड्रामा। नहीं, देखिए ना, जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी साहब कह रहे हैं कि आप वो तमाम चीज़ें जो थी ओपन कोर्ट में ले आएँ। आपका जब मामला हुआ था चीफ जस्टिस साहब, तो आपने ओपन कोर्ट में अपना मुकदमा जो था वो चलवाया था। आज भी वही सूरत हाल है। जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी अगर कह रहे हैं कि दूध का दूध और पानी का पानी साबित हो, तो ओपन ट्रायल के लिए आप बेंच तश्कील दे दें आप। इसमें मसला क्या है। और दूसरा, आपने तो हम समझेंगे कि आप वाकई फिर एक यहाँ पर एक अक्रॉस द बोर्ड जस्टिस सिस्टम को बनाने में आप इंटरेस्टेड हैं। बिल्कुल। और दूसरी बात ये है कि जहाँ आपने भुट्टो रेफरेंस लगाया, वहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो इंसानी हकूक़ की पामाली के हवाले से पिटिशंस हैं और जो इस वक्त सूरत हाल चल रही है, उसको भी इसके साथ फिक्स कर दें, ताकि स्ट्रगल तो एक ही थी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की स्ट्रगल जो उस वक्त थी, आज वही स्ट्रगल कानून और आइन की बालादस्ती की बात हो रही है। बहुत सारे सवालात उठाए जा रहे हैं कि जी इलेक्शन पता नहीं मुलतवी होंगे। आपका फ़ैसला मौजूद है सुप्रीम कोर्ट का, कैसे ज़रूरत हो रही है लोगों को कि ये बात वो करें। आपको इस बात का नोटिस भी लेना चाहिए, ताकि आवाम को और सरमायादार को ये यकीन हो सके कि इलेक्शन 8 फरवरी को होने जा रहे हैं, ताकि
इसके बहुत सारे पॉजिटिव असरात सामने आएंगे। अच्छा जी, डॉन ने आज एक बड़ा अच्छा इदारिया लिखा है रूजवेल्ट होटल के बारे में कि खबरें आ रही हैं कि उसको गिरा दिया जाएगा और बनाएगा। तो उन्होंने कहा कि यार इसका प्लान कहाँ पे है, इसका जो प्लान बी कहाँ पे है। अगर मिसाल के तौर पे आपने गिरा दिया और उसके बाद आप एग्रीमेंट जो है उसको पूरा आप ना उसको सिरे चढ़ा सके तो फिर क्या होगा। तो उन्होंने कहा यार ये जो काम है ना, अच्छा इदारिया है डॉन का आज इस हवाले से कि ये आप काम इस तरह से ना करें। और इसमें वो जो है पहली जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट टर्न्स डाउन आइडिया ऑफ नवाज रीट्रायल इन नैब कोर्ट। ख्वाजा साहब ने किया मुझसे बेहतर जज कोई नहीं होगा, वही चीज़ है। हाँ। अच्छा और हेडलाइन भी आप देखें ना, हाँ बड़ी अच्छी हेडलाइन है डॉन की। इसमें यानी कभी कभार उसमें वो रंग नज़र आता है, वो कलर नज़र आता है जो पहले कभी रोज़ाना डॉन में नज़र आता था। तो इट्स ए गुड स्टोरी। अच्छा जी, एक खबर जो बड़ी अच्छी है, छोटी इन्होंने लगाई है कि डेनमार्क में जो कुरान पाक की बेहुरमती होती थी वहाँ पर आज़ादी सहाफ़त के नाम पर, अब कुरान पाक की बेहुरमती के ख़िलाफ़ उन्होंने एक कानून पास कर दिया, विच इज़ वेरी गुड। और ये मगरब और इस्लाम के बीच जो एक वो गैप है जिसको इंतहा पसंद इस्तेमाल करते थे, वहाँ पे जो लूप होल्स थे, ये एक बड़ी अच्छी बात है। मुझे लगता है कि इस वक्त इस्लामोफोबिया और ये जो सारी सूरत हाल है उसको मद्देनज़र रखते हुए इस खबर को ज़रा हाईलाइट किया जाना चाहिए था कि वहाँ पर भी जो एक रिएक्शन हुआ और समझाने की बात की गई। और इसमें क्रेडिट गोज़ टू इमरान खान। फर्स्ट उन्होंने वहाँ पर जो अक़वाम मुत्तहिदा में जो तकारीर की और जितनी बहादुरी से उन्होंने ये बात बताई थी ये असल में अहले मगरिब को, ये बेसिकली उसकी कंटिन्यूएशन है। जी बिल्कुल, अक़वाम मुत्तहिदा में जिस फोर्सफुल तरीके से साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने ये इस्लामोफोबिया के हवाले से और कुरान शरीफ की बेहुरमती और आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से जिस तरह से मगरिब में चीज़ें आ रही थी, तो उन्होंने इसको जितनी फोर्सफुल तरीके से अक़वाम मुत्तहिदा में हाईलाइट किया था, आज ये उसका नतीजा है कि उन्होंने कहा कि एटलीस्ट आप कोई कानून साज़ी तो करें डेटरेंस के तौर पे, ताकि वो वहाँ पे पता हो कि आइंदा कोई करेगा तो उसको सज़ा भी होगी। तो ये एक अच्छी चीज़ है, लेकिन देखना ये है कि इस हवाले से अमली तौर पर जो है वहाँ पे क्या आपके दोस्त अंसार अब्बासी ने फिर एक बड़ा ज़बरदस्त दरफुंतनी उनकी और छोड़ी है कि जनरल बाजवा के बताने पर इमरान ने साइफ़र को नज़रअंदाज क्यों किया। और नए लड़ाका तैयारे फ्लीट में शामिल होने की तकरीब में जनरल बाजवा ने इमरान को साइफ़र से आगाह किया था। अच्छा, ये सीक्रेट एक्ट नहीं है कि कब जनरल आर्मी चीफ ने वज़ीर-ए-आज़म को कुछ बताया? हाँ जी, किसने, कोई ये तहकीकात होने की ज़रूरत नहीं है कि ये अपना अंसार अब्बासी पाजी को किसने बताया असल और ये अंसार अब्बासी पाजी ने ये खबर छापी है। असल ये मामला है कि यानी वज़ीर-ए-आज़म के पास तो इख्तियार था कि साइफ़र को डीकोड वो करता, उसको डिक्लासिफाई करता। तो ये अंसार अब्बासी साहब के पास भी इख्तियार है कि जनरल बाजवा भी उन्हें सारी खबर दे रहे हैं और वो कर रहे हैं। बहरहाल सहाफ़ी हैं, फिर हमें हमारे पीछे पड़ जाएंगे। नहीं, जनरल बाजवा के बताने पर इमरान ने साइफ़र को नज़रअंदाज क्यों किया? यानी ये तो ऐसे है कि जैसे जनरल बाजवा साहब इमरान खान साहब को कुछ बता रहे थे और इमरान खान साहब ने जनाब मुंह जो है ना इस तरफ मोड़ लिया। मैं ये कहता हूँ कि वो बस कि शर्म हमको मगर नहीं आती। कहाँ तक हम अपने, यानी ये जो हम लाइनें लिखते हैं, ये लोग पढ़ते हैं, उसका इम्पैक्ट लेते हैं। अगर झूठ बयान करेंगे तो उसकी सज़ा कभी हमें मिलने या नहीं, या हम डे ऑफ जजमेंट पर बिलीव करते हैं। वैसे आप जो मर्ज़ी बातें करते रहें, लेकिन सच बोलना बड़ा मुश्किल काम है। बहुत वो मतलब मैं जब कई दफ़ा हिस्ट्री में पढ़ता हूँ ना, एक मुझे इजाज़त जी दें, जी, तो वो जब इमाम जा रहे थे तो कूफा में वो जो हज़रत मुस्लिम बिन अकील ने जब वो नमाज पढ़ के यूँ सलाम फेरा ना, और इधर सलाम फेरा, तो पीछे कोई नहीं था। इससे पहले मस्जिद भरी हुई थी। तो कुछ हिम्मत ज़रूरी है, ये इस तरह की चीज़ें करके आप नेक नामी नहीं कमा सकते। मैं तमाम अपने दोस्तों से और कोलीग से इल्तिजा करूँगा कि खुदारा आप गुमराहकुन जर्नलिज़्म छोड़ दें और सच तो फिर लिखें पैहे और पैहे कहाँ से आएंगे? पैहे अगर गुमराहकुन जर्नलिज़्म छोड़ देंगे तो पैहे कहाँ से आएंगे? बहरहाल आज उनका बड़ा अच्छा कॉलम है रऊफ़ क्लासरा का भी दुनिया में। दुनिया अखबार का जो एडिटोरियल पेज है ना, खासा स्ट्रॉन्ग वो पेज है, तो वो भी आप पढ़ें। उसमें उन्होंने अच्छी बातें लिखी हैं। बाबर अवान साहब ने भी
उनकी खान साहब से मुलाकात हुई और एक अच्छा कॉलम उन्होंने लिखा। अच्छा, लेकिन दुनिया अखबार में ये अच्छी खबर ये बड़ी ज़बरदस्त खबर है कि रूस और सऊदी अरब ने, अच्छा ये अमेरिका के मुकाबले में तो बहुत अच्छी खबर है, लेकिन हमें भी इसका इम्पैक्ट आएगा। अगर तेल की पैदावार कम होती है तो इसका मतलब मार्केट में कीमत ज़्यादा होती है, और अभी जो डॉलर जिस हिसाब से चल रहा है तो हमें उसका, हमारे लिए तो ये अच्छी खबर नहीं है। लेकिन अगर हम इंटरनेशनल जो सीन देखें उसमें जिस तरीके से अमेरिका ने जो पैलेस्टाइन में हो रहा है और जो दुनिया में जो जो खराबियाँ हो रही हैं उसमें जो इनका रोल है पॉलिटिकल, तो उसको कम करने के लिए अगर रशिया और सऊदी अरब किसी ब्लॉक की सूरत में, एक प्रेशर ग्रुप की सूरत में सामने आते हैं तो इट्स ए गुड न्यूज़ फॉर द वर्ल्ड। बट पर्टिकुलरली ये तेल के तनाजुर में ये हमारे नहीं, मेरा ख्याल में ये रूस और सऊदी अरब का ख़ास तौर पर तेल के कंटेक्स्ट में जो आलमी मंडी है उसके अंदर, उसमें जो एक वन साइडेड अमेरिकन प्रेशर और वेस्टर्न कंट्रीज़ का प्रेशर आता था, उसको काउंटर करने के लिए ये बड़ी अच्छी एक इकोनॉमिक ब्लॉक की शक्ल में जो है ना ये माहिदा सामने आया है। एक और चीज़ अगर आप देखें इधर कि नून लीग के नई हल्का बंदियों पर तहफ़्फ़ुज़ात, अच्छा ये जनाब, लेकिन इससे निचली लाइन नहीं पड़ी आपने। हमने भी नवाज शरीफ के बगैर 3 इलेक्शन लड़े, पीटीआई को बायकॉट नहीं करना चाहिए। अब देखें ये जमहूरियत की बात करने वाले क्या क्या गुफ्तगू कर रहे हैं, और इनके जो गुरु हैं काजी फायज ईसा, वो भुट्टो का केस लगा के क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। ये है असल इशू जो साद रफीक ने बयान किया है। और काजी फायज ईसा साहब, बस मेरा ख्याल है हम इजाज़त, मैं और फ़खर, नाश्ता भी ठंडा हो रहा है, आपको कप शप नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ पे वो साथ वाले कमरे में कामरान ने बड़ा सही बंदोबस्त किया है, तो अभी जाके वहाँ पर खाबा। इजाज़त, कल नहीं, मंडे तक मंडे का इंशाल्लाह मुलाकात होगी अल्लाह ने के बाद।